अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वो एक मामूल की तरह उठी। कलमाशा उसे साथ लिए बस से निकला और रेस्टोरेंट की पिछली तरफ नशेब में उतरता चला गया। अभी वो नशेब में चंद ही कदम उतर पाए थे कि फारूकी की निगाह उन दोनों पर पड़ी। वो कॉफ़ी का मग और सैंडविच थामे काउंटर से हट रहा था। सेराब बाथरूम से फारिग होकर निकल रहा था। फारूकी का माथा टंगा। उसने गौर से उन दोनों को देखा। कॉफ़ी का मग और सैंडविच काउंटर पर ही छोड़े और सेराब की तरफ पलटा, जो उसे चौकन्ना देखकर तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। सेराब उधर। फारूकी ने नशेब की तरफ इशारा करते हुए दौड़ लगा दी। सेराब ने भी शम्मा को उस बूढ़े के साथ नशेब की उतराई में जाते देखकर एक सेकंड देर न की और फारूकी के साथ ही भाग उठा। नशेब में उतरते हुए कलमाशा ने पलटकर उन दोनों पर निगाह दौड़ाई और नफरत और हकारत से उसके होंठ खींच कर रह गए। शम्मा, सेराब ने ज़ोर से पुकारा। साथ ही उसने जेब से रिवाल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। फारूकी उससे 2-3 कदम आगे था। शम्मा ने सेराब की आवाज़ पर उसे कोई रिस्पांस ना दिया और बूढ़े के साथ झूलते हुए बदन से नशेब पार कर गई। फारूकी ने भी जेब से रिवाल्वर निकाला और बूढ़े का निशाना लेने के लिए नशेब से सतह ज़मीन पर छलांग लगा दी। लंबी लंबी घास में गुम होते हुए बूढ़े ने शम्मा को अचानक हाथों पर उठाया और किसी चीते की तरह चस्त लगाकर आगे को लिपका। उसी वक्त सेराब की रिवाल्वर से फायर हुआ, जो घास में चिंगारियां छोड़ता हुआ ज़ाया हो गया। फारूकी ने फायर करना चाहा, मगर बूढ़ा शम्मा के साथ एकदम ही यूं नापीद हो गया जैसे वहाँ कभी उसका वजूद ही ना था। वो दोनों आगे पीछे भागते हुए उस जगह तक आए जहाँ आखिरी बार उनकी निगाहों ने बूढ़े और शम्मा को देखा था। उस जगह मसली हुई घास के अलावा कुछ भी ना था। हाँ, उनको अपने से काफ़ी आगे ऊंची लंबी घास मुसलसल हिलती हुई नज़र आ रही थी, जैसे उसमें छुपा हुआ कोई शख्स आगे ही आगे बढ़ रहा हो। फारूकी ने एक बार पलटकर ऊपर रेस्टोरेंट के अकबी जानिब निगाह की, जहाँ से वो नशेब में उतरे थे। वहाँ चंद आदमी खड़े उनको देखकर आपस में बातें करते हुए उनकी जानिब इशारा कर रहे थे। सेराब ने फारूकी का बाजू थामा और दोनों दूर तक हिलती हुई बेजान घास में दीवाना वार घुसते चले गए। घास के मैदान का इख्तिताम जिस मंडेर पर हुआ, उसके साथ कच्चा रास्ता था जिस पर उन्होंने दौड़ते हुए कदम रखा। दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ निगाह दौड़ाई, मगर बूढ़ा और शम्मा दोनों ही गायब थे। ये क्या हुआ फारूकी साहब? सेराब के हवास काबू में ना आ रहे थे। मैं खुद हैरान हूँ, फारूकी उलझे हुए लहजे में बोला। ना जाने ये खबीस बूढ़ा कौन? वो अचानक कहते कहते रुक गया। कलमाशा, सेराब ने पूरे यकीन से कहा। और कौन हो सकता है? हाँ, फारूकी कुछ याद करते हुए बोला। मैं उसके हुलिये से धोखा खा गया। उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी का ना होना और टोपी से उसका चेहरा छुपा लेना मुझे फ़रेब दे गया। मगर अब करें क्या? सेराब बेताबी से नाच कर रह गया। ये देखो। अचानक फारूकी ने कच्ची ज़मीन पर किसी के पैरों के निशान देखे और उन पर झुक गया। ये उसी मलून के कदम लगते हैं। सेराब ने भी झुककर उन निशानात का जायज़ा लिया और दोनों उनका पीछा करते हुए आगे को चल पड़े। उनको ना बस का पता था, ना अपने सामान का होश। उनके लिए तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ शम्मा की बाजियाबी अहम तरीन मसला थी। हमसे बड़ी भूल हो गई सेराब। फारूकी ने गौर से ज़मीन पर कदमों को देखते हुए कदम आगे बढ़ाए। हम में से किसी एक को शम्मा के पास रहना चाहिए था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक गांव में दाखिल हुए। छोटा सा गांव लगता था, कच्चे मकान, मगर गांव में अजीब सा सन्नाटा था। सबसे पहले उनको एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, जिस पर एक बूढ़ा आदमी आग जलाए हाथ ताप रहा था। दुकान में खाने पीने का बहुत थोड़ा सामान था। बाबा, फारूकी ने उसे मुखातिब किया, अभी अभी इधर से एक बूढ़े आदमी और एक नौजवान औरत को गुजरते तो नहीं देखा आपने? देखा है बाबूजी, बूढ़े ने सर इस्बात में हिलाया। किधर गए हैं? सेराब ने बेताबी से पूछा। वो उधर, बूढ़े ने सूरज की जर्द धूप में दूर एक पक्की इमारत की तरफ हाथ से इशारा किया, उस हवेली में। वो हवेली किसकी है? बेताबी से सेराब ने पूछा। एक शैतान की, बूढ़ा नफरत से बोला और उनको अजीब सी नज़रों से देखने लगा। क्या मतलब? फारूकी ने उठते हुए कदम रोक लिए। आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो बाबू? बूढ़े ने उल्टा सवाल कर दिया।
उस स्याह लिबास वाले बूढ़े के साथ जो औरत है वो मेरी बीवी है, वो उसे अगवा कर कर लाया है। सेराब ने जल्दी से कहा। बूढ़े के चेहरे पर अज़तराब फैल गया। फिर तो आपको इस तरह बेधड़क वहाँ नहीं जाना चाहिए बाबू, वो बेहद ख़तरनाक जगह है। 1 मिनट सेराब। फारूकी ने सेराब के शाने पर हाथ रखा। ये तो तय है कि कलमाशा शम्मा को उस हवेली में ले गया है। अब अगर हम उस बुज़ुर्ग से कुछ मालूमाती मदद हासिल कर लें तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए, मगर देर करना मुनासिब नहीं है फारूकी साहब। सेराब बेहद बेचैन हो रहा था। मैं समझ रहा हूँ, मगर सेराब बेहतर यही है कि हम अपनी सारी तैयारी करके वहाँ जाएं। तो जल्दी करें जो भी करना है। जी बाबा जी, आप क्या कह रहे थे? फारूकी ने सेराब की तरफ से मुतमईन होने पर बाबा का रुख किया। बाबूजी, आप वहाँ इस तरह निहत्ते ना जाएं। अगर मुनासिब ख्याल करें तो गांव के एक सियाने से मिल लें। सियाना? वो कौन है और हमारी क्या मदद कर सकता है? आइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बूढ़े ने मोटा कंबल जिस्म के गिर्द लपेट कर उठते हुए कहा। कितनी दूर है उसका ठिकाना? सेराब ने उसे दुकान बंद करते देखकर पूछा। चंद मिनट का फासला है बाबूजी, ज़्यादा दूर नहीं है। वो उन दोनों को साथ लेकर चल पड़ा। बूढ़ा आदमी था, मगर उसकी रफ्तार और जिस्मानी हालत उसे बाहिम्मत और किसी हद तक हौसलामंद साबित कर रही थी। 2-3 गलियों के बाद वो उनको साथ लेकर एक ऐसे मकान के दरवाजे पर आ रुका जो एक ही कमरे पर मुश्तमिल था। हाँ, खुले दरवाजे के आगे एक सहन ज़रूर दिखाई दे रहा था। बूढ़े ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बजाया। कौन? सामने कमरे से एक गूंजीली आवाज़ उभरी। मैं हूँ काका, खासा खान। आओ अंदर आ जाओ खासा खान, बाहर क्यों रुक गए? वही आवाज़ फिर आई। मेरे साथ 2 मेहमान भी हैं काका, खासा खान ने बताया। कौन है? शेरी बाबू हैं। ले आओ अंदर, यहाँ कौन सी पर्दे वाली है। आओ बाबू। खासा खान उन दोनों को लेकर अंदर दाखिल हुआ। सहन पार करके वो इकलौते कमरे के दरवाजे तक आए। खासा खान ने दरवाज़ा खोला। सामने फर्श पर आग जलाए एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके बदन पर एक लंबा चोगा था और सर पर ऊनी टोपी। सर में सफ़ेद और स्याह बाल तकरीबन बराबर थे। वो फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था। एक तरफ उसने जूते उतार कर रखे हुए थे, दाएं बाएं 2-3 लकड़ी की चौकियां रखी थी। उनको अंदर दाखिल होते देखकर उसने पलकें उठाई। फारूकी और सेराब को उसकी आंखों में बिजलियां सी तड़पती दिखाई दी। वो दोनों ज़्यादा देर उससे नज़रें ना मिला सके। आओ बाबू, बैठो, काका ने चौकियों की तरफ इशारा किया। मैं चलता हूँ काका, खासा खान दरवाजे के पास ही से बोला। क्यों, क्या जल्दी है? बस मैं तो इन मजलूमों को तुम तक पहुँचाने आया था काका, इनकी सुनो। खासा खान उल्टे पांव बाहर निकल गया। इतनी देर में फारूकी और सेराब एक एक चौकी संभाल चुके थे। मौसम की खनकी को कमरे में जलती अंगीठी ने खासा कम कर दिया था। हाँ तो बाबू, क्या बप्ता आन पड़ी तुम पर? काका ने बारी बारी उन दोनों को बड़ी गहरी नज़रों से देखा। जवाब में फारूकी ने जब उसे ये बताया कि पुरस्रार कलमाशा शम्मा को लेकर हवेली में जा घुसा है तो काका उछल पड़ा। कितनी देर हुई? वो तेज़ी से बोला। अभी आधा घंटा पहले की बात है। वो बेताब सा हो गया। तुमने ज़्यादा देर तो नहीं, फिर भी देर कर दी बाबू। अगर तुम उसे हवेली से बाहर छाप लेते तो काम ज़्यादा आसान हो जाता, मगर अब क्या? सेराब ने जल्दी से पूछा। अब हमें रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर रात तक तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ, काका ने हाथ उठाकर कहा। मैं अभी उस हवेली में जाना चाहता हूँ। सेराब ने फिर बेताबी का इजहार किया। कोई फ़ायदा नहीं, तुम हवेली के दरवाजे से सर टकरा कर रह जाओगे। ना कोई आवाज़ जवाब में आएगी, ना दरवाज़ा खुलेगा। मगर क्यों? वो हवेली किसकी है? कौन है वहाँ जो कलमाशा का दोस्त है? और वहाँ क्या ऐसा पुरस्रार है जो रात से पहले हल नहीं हो पाएगा? वो हवेली शैतान की पूजा की जगह है। वहाँ कुर्बानियाँ दी जाती हैं, खून उछाला जाता है, दिल चीरे जाते हैं, इब्लीस की पूजा की जाती है, और ये सब कुछ रात ही को होता है। उस वक्त हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और आने जाने वालों को अंदर दाखिल होने की तरगीब दी जाती है ताकि उनके शिकार खुद ब खुद शिकारियों तक पहुंच जाएं। तो ये गांव वाले इस सिलसिले को ख़त्म क्यों नहीं करते? कौन ख़त्म करे? पूरे गांव में सिर्फ 4 या 5 घर आबाद हैं, बाकी लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं।
जो लोग मौजूद हैं वो भी ऐसे जाले हैं जो इस शैतानी हवेली से ना खौफजदा हैं, ना उनके पास कोई ऐसी शे है जो हवेली वाले छीन सकें या शिकार कर सकें। वो बूढ़े, बेकार और ज़िंदगी की आखिरी हदूद में क़याम पज़ीर लोग हैं, जिनकी हवेली वालों को भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए गांव की ये हालत है। हाँ बाबू, बूढ़ा खासा खान भी हम 7-8 जालों में शामिल है। शायद एक दिन आएगा कि ये हवेली और इसके मकीन तबाह बर्बाद हो जाएं। एक बार फिर ये गांव आबाद हो जाए, इसी उम्मीद में हम यहाँ जान जोखिम में डाले हुए हैं। मगर उस हवेली का मालिक कौन है? एक जलती हुई जहन्नमी मखलूक, लोग उसे शफ़क़ात कहते हैं। काका ने जवाब दिया, वो कलमाशा और उस जैसे रंदा दरगाह इबलीस के चेलों का दोस्त है। उनको पनाह देता है, उनके साथ हर वो ताउन करता है जिसके वो ख्वास्तगवार होते हैं। क्या रात से पहले वहाँ जाना मुमकिन नहीं? सैराब ने एक बार फिर पूछा। उसके लहजे में तड़प थी। बाबू, काका ने उसकी जानिब बड़ी गहरी नज़रों से देखा। तुम अपनी बीवी को बहुत चाहते हो। जवाब में सैराब उसकी तरफ देख कर रह गया। मैं तुम्हारा जायचा बनाऊं? अचानक उसने बात बदली। उससे क्या होगा? मैं अगली पिछली बातें जान लेता हूँ बाबू। तुम्हारे मुंह से सुनने के बजाय तुम्हारा हाल खुद तुम्हें सुना सकूँगा। अपना नाम बताओ। सैराब अब्बासी। और तुम? अख्तर फारूकी। काका ने जलती हुई आग पर निगाहें जमा दी और मुँह ही मुँह में कुछ बुदबुदाने लगा। 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे कि आग के लिपकते हुए शोले लकीरों की सूरत में दाएं बाएं फैलने लगे। फिर उनके देखते ही देखते अंगीठी से 4 या 5 इंच ऊपर फिजा में दायरों और मुरब्बों की शक्लों में शोलों ने मुख्तलिफ शक्लें बना दी। अब यूं लग रहा था कि जैसे किसी मस्ता चीज़ पर किसी ने खाने और दायरे लकीर दिए हों। फिर उनमें मुख्तलिफ चीज़ों की शक्लें उभरने लगीं। किसी खाने में तीर, किसी में प्याला, किसी में परिंदा, किसी में जानवर। काका ने अब बुदबुदाना बंद कर दिया था और उस आतशी जायचे को घूरे जा रहा था। कलमाशा। अचानक उसके लब सरसराए। 200 साल से ज़्यादा अरसे से रंदा दरगाह शैतान का गुलाम हो चुका है। बदी की दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, अपने बेटे, अपनी औलाद की वसात से। और तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है सैराब बाबू। उसने एक झटके से सैराब की जानिब नज़रों का रवैया फेरा। सैराब से उसकी जलती हुई आंखें क्या मिली। सैराब के दिलो दिमाग में एक नरम मगर तपिश आमेज़ लहर दौड़ती चली गई। हाँ, ऐसा ही है। फारूकी ने दखल दिया। तुम इस सारी कहानी का वो किरदार हो फारूकी बाबू, जिसके बायस ये कहानी शुरू हुई है और तुम्हारी कोशिशों से ख़त्म होगी। काका ने बायां हाथ बढ़ाकर फिजा में मुअल्लक आतशी जायचे पर फेरा और शोले फिर मुतहरिक हो गए। अब वहाँ किसी खाने, किसी दायरे का कोई वजूद ना था। कलमाशा शबाकत का मेहमान भी है और दोस्त भी। रात के पहले पैर हवेली का दरवाज़ा खुलेगा, तब तक तुम लोगों को इंतज़ार करना होगा। अभी तो बहुत वक्त है इसमें। फारूकी ने कमरे से बाहर नज़र दौड़ाई और हैरत के मारे सैराब का भी वही हाल हुआ जो उसका था। वक्त उड़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बाहर शाम ढल चुकी थी। काका के लबों पर बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट खिल रही थी। तकरीबन 1 घंटे का वक्त मज़ीद गुजरा। सैराब और फारूकी के लिए ये 1 घंटा कांटों के बिस्तर पर करवटें बदलने के बराबर था। काका खामोशी से ये सारा अरसा शोलों को घूरता रहा, जो कभी बेहद बुलंद हो जाते और कभी यूं सर झुका लेते जैसे कोई बूढ़ा घुटनों में सर दिए अपने माजी पर आंसू बहा रहा हो। चलो बाबू, वक्त हो गया। बेचैन सैराब के लिए काका के ये अल्फाज किसी खुशखबरी से कम ना थे। फारूकी और वो बगैर कोई सवाल किए उठ खड़े हुए। काका खड़ा हुआ तो उन्होंने देखा कि उसकी एक टांग में लंग है। उसने जूते पहने और उनको अपने पीछे आने का कहकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। घर से निकलकर वो गली में आए। हर तरफ रात का अंधेरा और तारीकी सन्नाटा गूंज रहा था। दूर कहीं से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने या उल्लू के चीखने की आवाज़ उभरती तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। माहौल की दहशत किसी बदरू की तरह अपने पर फैला रही थी। वो खामोशी से काका के पीछे चलते रहे। रुख हवेली की तरफ था, जो उनको दूर से अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके दरो बाम पर रोशनियां जन्म ले चुकी थीं। वो जूं जूं हवेली के करीब होते जा रहे थे, उनके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। सैराब के तो पर नहीं थे, वरना वो उड़कर अब तक हवेली के अंदर पहुंच चुका होता।
अलबत्ता फारूकी बेचैनी के बावजूद इर्द गिर्द के माहौल का बड़ा अरकरेजी से जायजा ले रहा था। काका उन दोनों से बेनियाज लंगड़ाता हुआ हवेली की जानिब बढ़ता चला जा रहा था। हवेली के इर्द गिर्द नागफनी और बबूल की खारदार झाड़ियां बड़ी बतात से उगी हुई थी। एक तरफ कुदरती चश्मा बह रहा था जिसकी छल छल इस तारीख माहौल में अजीब सा तरन्नुम पैदा कर रही थी।